दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस पर बात करेंगे। टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस होता क्या है। जिस प्रकार हिंदी में जैसे कि टेंस का अर्थ होता है काल। काल यानी आपने पढ़ा होगा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इसी प्रकार टेंस में भी इसके कुछ प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस होता क्या है, टेंस के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टेंसेस विथ एग्जांपल्स। ये जानेंगे कि टेंस होता क्या है, यानी कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस की डेफिनेशन होती है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस जो है वो क्या इंडिकेट करता है, टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब कोई भी घटना कब घटित हो रही है उसके एग्जैक्ट टाइम की जानकारी हमें टेंस से पता चलता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टेम्पस। टेम्पस ये एक लैटिन वर्ड है जो कि जिससे इंग्लिश वर्ड टेंस बना। टेंस के डेफिनेशन में एक वर्ड आया था वर्ब। जब मैंने बताया था टेंस का डेफिनेशन, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक बात कर लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। इस वर्ब को एक बहुत ही छोटे पैमाने पे एक सेंटेंस से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेंटेंस है राम गोज। राम गोज, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, राम जाता है। राम जाता है। इसमें जो जाने की क्रिया हो रही है ये क्या है, एक क्रिया है। क्रिया को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। जाना एक काम हो रहा है, यानी कि कोई घटना घटित हो रही है एक जाने की, इसलिए यहाँ पर गोज क्या होता है, इसे हम कहते हैं वर्ब। गोज के अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, गोज, कम, ब्रिंग, स्लिप, etc। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी टेंस के प्रकार के बारे में। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। अब इन तीनों को समझते हैं, ये तीनों होते क्या हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी ऐसी घटनाएं जो वर्तमान में एट द टाइम आपके सामने घटित हो रही है, उसे हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड पार्ट इसमें आता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेंस पढ़ाया था, आखिरी में इसके था आ रहा है, यानी कि वो घटना पुरानी है, यानी ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट टेंस या हिंदी में भूतकाल। थर्ड आता है फ्यूचर टेंस, यानी कि ऐसी घटनाएं जो अभी घटित हुई नहीं है लेकिन आने वाले समय में घटित होने वाली हैं। कुछ समय बाद हो, 1 मिनट बाद हो, 1 साल बाद हो, पर वो घटित जरूर होंगी। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है कि कब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कभी ना कभी तो पढ़ाऊंगा। इसे ही कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। अब इसके आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे इन तीनों टेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट के भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सेम फ्यूचर में भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, इसे याद करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इसे ही याद रखना है। बाकी आप देखेंगे यहाँ प्रेजेंट सब में है, यहाँ पास्ट इसी प्रकार सब में है, फ्यूचर इसमें सब में है। आपका बस ऐड हो रहा है ये 4 वर्ड्स, और इन्हीं 4 वर्ड से जो भी टेंसेज होते हैं, जो भी टाइम ऑफ एक्शंस होते हैं, उसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो अब इसके आगे हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। पर उससे पहले हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बारे में और भी डीपली तरीके से और भी जान लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी वाक्य के आखिरी में है, हूं, है, इन तीनों में से अगर कोई भी वर्ड आता है, हूं या फिर है, तो फिर वह वाक्य किसका होगा? वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक उसी प्रकार अगर पास्ट टेंस को हमको देखना है कैसे कि वो पास्ट टेंस कौन सा है, तो उसको पहचानने के लिए वाक्य के आखिरी में था, थी, थे, ये वर्ड्स आते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के लिए गा, गी, गे, ये आते हैं। मतलब इसको हम एक तरह बार किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं यहाँ दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, मोहन एक छात्र है। इसमें आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के आखिरी में एक वर्ड आ रहा है। मैंने आपको बताया था जिस सेंटेंस के आखिरी में है, हु या है आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। दूसरा इसमें आता है रूल, प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो ये चीज आप सभी को पता है, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, या तो फिर एम लगता है, या तो फिर आर लगता है, इज, एम या आर। तो इसका ट्रांसलेशन जो है बहुत ही सिंपल है, जो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी मोहन इज अ स्टूडेंट। मोहन इज अ स्टूडेंट। मोहन एक छात्र है। मोहन इज अ स्टूडेंट। इसमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो इसमें जो मोहन वर्ड है इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसमें जो इज वर्ड है ये होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, और जो स्टूडेंट वर्ड है ये आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ता। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। और इसे कहते हैं सहायक क्रिया। यानी मोहन क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। इज क्या है? इसमें वर्ब है। और अ स्टूडेंट क्या आ जाता है? इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसे हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर वो सिंपल सेंटेंस हो, इसका ध्यान रखिएगा
क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। अभी आगे हम इस चीज को और क्लियरफाई कर देंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें और भी सेंटेंसेस आते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, वो अभी आगे हम जब जैसे जैसे बढ़ेंगे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आप बस यही समझिए, अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसके लिए सिंपल रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमें वहां पर वर्ब लाना पड़ता है, उसके बाद हम वहां ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझते हैं। आपको कुछ ये बेसिक रूल्स पता है। सिंपल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें हम इज लगाते हैं, जैसे ही, सी या एनी नेम। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसमें हम आर का यूज करते हैं, यू, वी, दे एंड सो ऑन। और आई जो होता है, आई एक होता है एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा हर कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब में हम एम का यूज करते हैं। अब आते हैं पहले सेंटेंस पे, जो कि है एक सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस। मैं एक किसान हूँ, आप इसका देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद बात आती है वर्ब की। वर्ब कई फॉर्म्स में होते हैं, यहाँ पर वर्ब किस फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। हमको पता है वर्ब क्या होता है, जिससे किसी कार्य के होने की एहसास होता है, जैसे गो, कम, स्लिप। यहाँ पर ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, एक, किसान, ये वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो आता है यहाँ से। और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या होता है, एम। हम देख चुके हैं, आई एम। उसके बाद से बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, एक किसान, आई एम अ फार्मर। सेकंड आता है इसमें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी के नहीं होने का बोध होता है, नहीं शब्द आ जाता है वाक्य में, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। अब इसे देखते हैं, इसके लिए सेम फॉर्मूला आपके सामने है जो इसके लिए बनता है। पहला क्या है, सब्जेक्ट करना है हमें। सब्जेक्ट यहाँ पर है वर्ब की इंग्लिश ही। इसके बाद बारी आती है वर्ब की। वर्ब यानी क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कोई वर्ब नहीं है इसमें, तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है, इज लगता है। ही इज एक अधिकारी, ही इज एक अधिकारी। इसके बाद क्या आता है, नॉट। नॉट आता है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वर्ड आया। नहीं वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट। एक अधिकारी, एन ऑफिसर। यहाँ पर एन का यूज आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स के पहले हम एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पीछे ए लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता हो। और ऐसे वाक्य को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क ये ऐड होता है। तो सेंटेंस देखते हैं क्या है, क्या मैं एक छात्र हूँ। क्या मैं एक छात्र हूँ, ये किसी से प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं एक छात्र हूँ। इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वर्ब आता है। वर्ब यानी अभी फिलहाल में जो हम देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी वर्ब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसे लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है मैं के साथ यानी आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो इसका हम बनाएंगे क्या होगा, सबसे पहले एम। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की, एम आई। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी एक छात्र, आई एम आई अ स्टूडेंट। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, इसे लगाना बहुत ही जरूरी है। इसके मात्र ना लगाने से नंबर्स कट जाते हैं, क्योंकि उसे सही नहीं माना जाता। और उसके बाद आपका लास्ट आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें
प्रश्न पूछने का भी बोध हो रहा हो और उसमें नकारात्मकता का भी बोध हो रहा हो, निगेटिविटी की भी फीलिंग आती हो। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, क्या वह एक चिकित्सक नहीं है। इस क्या शब्द से हमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है और इस नहीं शब्द से हमें इसी नकारात्मकता का भाव आ रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसका है वह यानी ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं इज का। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज। फिर आता है सब्जेक्ट इज ही, उसके बाद से आता है नॉट। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर आपने बेसिकली इन फॉर्मूलेस को अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया, फिर कोई भी ट्रांसलेशन बनाना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है। बस इसी को हमें फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, सब्जेक्ट ही लगा लिया, नॉट के लिए है तो इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक चिकित्सक। चिकित्सक यानी डॉक्टर। इज ही नॉट अ डॉक्टर। इज ही नॉट अ डॉक्टर। यहाँ पर डी यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हम ए का यूज किए हैं। कई बार लोग ए और एन में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो इसका भी खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। क्वेश्चन वर्ड्स यानी ये जो आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, वेयर यानी कहाँ, हु यानी कौन, एंड हाउ यानी कैसे। ये सभी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो अक्सर सेंटेंसेस के बीच में आ जाते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, रमेश अच्छा लेखक क्यों है। ये क्यों शब्द क्या है, एक क्वेश्चन टैग वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में आ जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, इसका जो रूल होता है वो कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव के ही समान होता है, बस इसमें एक चेंजिंग आ जाती है इस वर्ड क्यों के लिए। तो पहले हम देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव होता है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो पहले हम उसे लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, अब सेम वही प्रोसेस जो हम इंट्रोगेटिव में करते थे, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाते थे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि लगाना सबसे कंपल्सरी है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन वर्ड की बात है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, इन सब में से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा हम यही रूल को फॉलो करेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। तो वाई के बाद से इज। फिर आती है बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी गुड राइटर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क ऐड। अगर इसी सेंटेंस में अगर हम निगेटिव बोलते हैं तो क्या होता है, क्यों के बाद मान लीजिए यहाँ पर नई वर्ड ऐड हो जाता है। नई वर्ड ऐड होने से क्या होता है, सेम वही जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो हमने रूल देखा था, उसमें क्या होता था, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन वर्ड रहता नहीं था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता था, नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वही सेम चीज यहाँ भी हो जाएगा, वाई इज रमेश, रमेश के बाद आ जाएगा नॉट गुड राइटर। तो इस तरीके से बनाते हैं इसे, ऐसे सेंटेंसेस को। और अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में काफ़ी कुछ जाना, टेंस के डेफिनेशन के बारे में जाना, वर्ब के बारे में जानकारी हुई, और साथ ही साथ आर्टिकल्स के भी बारे में जाना। तो इन सब में कहीं पर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल्स।